अब चूंकि ये सिंगल चॉइस प्रॉब्लम है तो ये करेक्ट ऑप्शन है, इसके बाद कोई और करेक्ट नहीं हो सकता। बट हम जानते हैं कि हम डिस्कशन एक प्रॉब्लम को कर रहे हैं, हमारे बीच में एक प्रॉब्लम पर डिस्कशन चल रहा है, और डिस्कशन का मतलब केवल ऑप्शन पिक करना नहीं हो सकता। तो अगले सभी ऑप्शन हम वन बाय वन पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ये जानना चाहेंगे कि और जो ऑप्शन लिखे हैं जो सही नहीं हो पाए वो किस कंडीशन में सही होते। हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेईई एडवांस्ड 2019 के एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। सो आप पहले एक बार क्वेश्चन सुने। A thin spherical insulating cell of radius r carries a uniformly distributed charge such that the potential at its surface is V naught. A hole with a small area alpha into 4 pi r square, alpha is very less than 1, is made on the cell without affecting the rest of the cell. Which one of the following statements is correct? सिंगल चॉइस प्रॉब्लम है लेकिन ऑप्शन बेस्ड है। एक बार मैं पहले समझा दूं आपको कि प्रॉब्लम में क्या गिवन है, उसके बाद वन बाय वन हम इसके ऑप्शंस चेक करेंगे। तो समझें कि एक सेल आपको दी गई है जिसमें चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। चार्ज का अमाउंट गिवन नहीं है, तो आप ये मान लें कि वो टोटल मैग्नीट्यूड चार्ज का क्यू है जिसे इस सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके सेंटर पॉइंट को मैं सी डिफाइन कर रहा हूं डिस्कशन के लिए। इसके रेडियस का वैल्यू कैपिटल आर गिवन है, और ये सेल इसके सरफेस के किसी पॉइंट पर वी नॉट पोटेंशियल बना रही है। ये क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है, और आपसे बोला गया है कि आप इस स्फीयर के सरफेस से एक स्मॉल पीस कट कर ले ताकि सरफेस पे एक होल बन जाए। जिस एरिया को आपने यहां पर कट किया है उसे अल्फा मल्टीपल ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपने अल्फा मल्टीपल एरिया कट किया है तो जो चार्ज इस पीस के साथ चला गया होगा इस सरफेस से वो भी अल्फा मल्टीपल ऑफ क्यू होना चाहिए। अब इस होल के कट करने के बाद, इस पीस को यहां से हटाने के बाद रिमेनिंग चार्ज के कारण कुछ ऑप्शंस बनाए गए हैं। वन बाय वन मैं उन्हें सुना रहा हूं, हम सही ऑप्शन को पिक करेंगे। उसके बाद पहला ऑप्शन सुने आप लोग। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेल टू दैट ऑफ द पॉइंट एट r by 2 फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द होल इज, यानी आपको सेंटर पॉइंट C और होल और सेंटर के बीच में चुने गए इस मिड पॉइंट M में पोटेंशियल का रेशियो बताना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इस पॉइंट C पर और इस पॉइंट M पर पोटेंशियल V नॉट था तब जब इस होल को कट नहीं किया गया था। यह बात आप ध्यान रखें कि एक हॉलो स्फेरिकल सेल जिसमें चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके कारण सरफेस का ही पोटेंशियल अंदर हर पॉइंट पर होता है, क्योंकि अंदर के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल है पोटेंशियल के बदल जाने के लिए। सो वी नॉट पोटेंशियल जो सरफेस पे होगा वही सी पर और एम पर भी होगा अगर ये होल कट ना किया जाए। अब होल कट करने के कारण आपने जब सरफेस से इस एलिमेंट्री चार्ज को हटा लिया तो ये जितना कंट्रीब्यूट कर रहा था उतना पोटेंशियल आउटकम में कम हो जाना चाहिए, सी पॉइंट पर भी और एम पॉइंट पर भी। तो क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि आप सी पॉइंट और एम पॉइंट पर पोटेंशियल का रेशियो बताएं उस कंडीशन में जो कंडीशन क्वेश्चन में पुटअप की गई है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सेंटर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं V नॉट माइनस इस चार्ज पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन सेंटर पे, और आप समझ सकते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल के कारण सेंटर पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो अल्फा क्यू अपॉन आर इंटू के होना चाहिए, जहां के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बोला जा रहा है। अब चूंकि सरफेस पे पोटेंशियल को V नॉट बोला गया है तो ध्यान दें कि K इंटू क्यू बाय रेडियस को V नॉट कहा जा सकता है। सो इस चेंज के बाद हम इसे अल्फा इंटू V नॉट कह सकते हैं। K क्यू बाय R को मैं V नॉट कह रहा हूं। सो अल्फा V नॉट पोटेंशियल में कमी आई है सेंटर पे इस पीस के यहां से हटने के बाद, यानी होल बना देने के बाद।
ठीक इसी प्रकार m पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा नई सिचुएशन में वो होगा v नॉट माइनस इस चार्ज का यहां कंट्रीब्यूशन, जो कि होगा k q अल्फा मल्टीपल डिवाइडेड बाय r अपॉन 2। ये डिस्टेंस r बाय 2 होगी, आप यहां ध्यान दें। तो इसे आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स अल्फा, ये टर्म v नॉट हो जाएगा। सो इसमें मैं 2 अल्फा v नॉट को कम कर दे रहा हूं। अब अगर मैं vc और vm का रेशियो कैलकुलेट करूं तो यह आ जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस 2 अल्फा। सो इस तरह से आप c पॉइंट और m पॉइंट में पोटेंशियल का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं होल क्रिएट करने के बाद। और ये ऑप्शन हम देख पा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। अब चूंकि ये सिंगल चॉइस प्रॉब्लम है तो ये करेक्ट ऑप्शन है, इसके बाद कोई और करेक्ट नहीं हो सकता। बट हम जानते हैं कि हम डिस्कशन एक प्रॉब्लम को कर रहे हैं, हमारे बीच में एक प्रॉब्लम पर डिस्कशन चल रहा है, और डिस्कशन का मतलब केवल ऑप्शन पिक करना नहीं हो सकता। तो अगले सभी ऑप्शंस हम 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ये जानना चाहेंगे कि और जो ऑप्शंस लिखे हैं जो सही नहीं हो पाए वो किस कंडीशन में सही होते। सो पहला पोटेंशियल वाला ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड पे लिखा है, थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इनको बाद में पढ़ेंगे। फोर्थ ऑप्शन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सेल इज रिड्यूस्ड बाय 2 अल्फा वी नॉट। चौथा ऑप्शन है कि सेंटर पे पोटेंशियल इस प्रक्रिया में 2 अल्फा वी नॉट रिड्यूस हुआ। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि सेंटर का पोटेंशियल अब इतना है, जबकि पहले ये वी नॉट था, तो जो रिडक्शन आया वो अल्फा वी नॉट है, न कि 2 अल्फा वी नॉट। सो इस ऑप्शन में क्या गलती है, इसे क्यों ना पिक किया जाए, हम समझ रहे हैं। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, जो कि यहां पर लिखे हुए ऑप्शंस का सेकंड ऑप्शन है। हमने पहले फोर्थ ऑप्शन पे डिस्कस किया, क्योंकि पोटेंशियल की फाइल को पहले क्लोज कर दिया है हमने। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे आए। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल इज रिड्यूस्ड बाय अल्फा वी नॉट अपॉन 2r। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रिड्यूस हुआ है इस प्रोसेस में, ये बताना है। तो ध्यान दें, इस कंप्लीट चार्ज के कारण जो सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेंटर पे पहले बन रही थी, उसका जो वेक्टर था वो नल वेक्टर था, आप समझ सकते हैं। और इस होल के कट करने के बाद सेकंड कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सेंटर पे बनेगा, मैं उसे ई सी डैश से शो कर देता हूं। तो ई सी डैश वेक्टर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमें होल कट करने के बाद इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को लिखना है इस सेंटर पॉइंट पर। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इस होल के कट करने के कारण अब वो सिमेट्री नहीं रही क्वेश्चन में जो इस होल के कट करने से पहले थी। यानी जब ये होल नहीं बनाया गया था तब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सेल कंप्लीट थी और सेंटर पे नल वेक्टर डेवलप हो रहा था। इस होल के कट करने के बाद अब इस सेंटर पॉइंट पे कितना फील्ड डेवलप होगा, पहले हमें ये पता करना होगा, तब हम ये जान पाएंगे कि आखिर कितना रिडक्शन आया है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में, यही पूछा गया है। तो ध्यान दें कि इस पार्टिकल के कट करने पर इस क्वेश्चन में जो सिमेट्री लेक हुआ है, जरा सा हम उस मुद्दे पर एक डिस्कशन करेंगे। आप ध्यान दें इस बात पर, ये एक एलिमेंट्री स्मॉल पार्टिकल कट किया गया है। तो ध्यान दें कि इस पार्टिकल को कट करने से इसका जो जस्ट अपोजिट पार्टिकल है, सेम चार्ज वाला और सेम डिस्टेंस पर बैठा हुआ सी पॉइंट से, अब उस पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इसको कैंसिल करने वाला, इसके द्वारा बने हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने वाला पार्टिकल अब नहीं रहा। सो इसके द्वारा बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इसे यहां से हटा देता हूं, हो सकता है ये लाइन आपको कंफ्यूजन में डाल दे। सो इस एलिमेंट्री पार्टिकल के कारण अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बनेगा वो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि उसे ये पार्टिकल कैंसिल कर रहा था। सो इस सेकंड कंडीशन में अब इसी के जैसे चार्ज वाले इस अल्फा क्यू के कारण मैं यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू लिख रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं बाकी सभी पेयर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर अभी भी 0 है। सो इसके द्वारा बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ में लिख रहा हूं, ये होगा K इंटू अल्फा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जैसा कि हमने लिखा है कि के क्यू बाय आर को वी नॉट कह सकते हैं, तो ये बन जाएगा अल्फा वी नॉट अपॉन आर। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे बन रहा था वो नल वेक्टर है, और अब इस होल के बनने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिडक्शन आया है मैं उसे पहले कैलकुलेट कर लूं।
वो आ जाएगा EC वेक्टर माइनस EC डैश वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर माइनस दिस। इसे मैं डायरेक्शन में आई कैप से प्रेजेंट कर दे रहा हूं और मैं ये मान के चल रहा हूं कि होल के अलोंग जो डायरेक्शन है उसे इस प्रॉब्लम के लिए आई कैप यूनिट वेक्टर से शो किया जा रहा है। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में चेंज आया है, पहले मैं उसे वेक्टोरियली लिख लूं, ये नल वेक्टर माइनस इतना होगा। अब नल वेक्टर को लिखने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, तो मैं इतना लिख सकता हूं। और चूंकि अब मैग्नीट्यूड की बात कही गई है तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा अल्फा वी नॉट अपॉन आर। अब एक बात देख लें कि ऑप्शन में सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में जो रिडक्शन बताया गया वो अल्फा वी नॉट अपॉन 2r है। सो ये सेकंड ऑप्शन एक गलत ऑप्शन है। और ये क्यों गलत है अब हमें ये बात समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन में आएंगे, अगले ऑप्शन में आएंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट located on the line passing through the hole and cell's center on a distance 2r from center of the spherical cell is reduced by। फिर से सुन लें एक बार, the magnitude of electric field at the point located on the line passing through the hole and cell's center on a distance 2r from center of spherical cell is reduced by। यानी इस होल को और इस सेंटर को ज्वाइन कराने वाली लाइन में सेंटर से 2r डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के मैग्नीट्यूड में जो रिडक्शन हुआ है उसे कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दें, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लोकेटेड ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द होल एंड सेल्स सेंटर ऑन ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल इज रिड्यूस्ड बाय बोला गया है। तो उस पॉइंट को हम इस ज्वाइनिंग लाइन में 2r डिस्टेंस सेंटर से यहां भी कंसीडर कर सकते हैं और 2r डिस्टेंस पे अपोजिट साइड यहां भी कंसीडर कर सकते हैं आउटसाइड द सेल। तो ध्यान दें, अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो वन बाय वन एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। जो V नॉट का वैल्यू यूज हुआ है अभी तक ऑप्शंस में उसे अभी भी यूज करना होगा। अगला ऑप्शन भी V नॉट में ही गिवन है, तो कैसे करेंगे ध्यान दें। कंप्लीट सेल के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बन रही थी जब होल नहीं बनाया गया था वो थी K इंटू क्यू अपॉन 2r होल स्क्वायर। यहां पर ध्यान दें और मैं इसे आई कैप में लिख रहा हूं। यह KQ अपॉन 2r होल स्क्वायर इंटू आई, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट सेल का चार्ज बना रहा था इस पॉइंट पे। और जब इस होल को कट कर दिया गया तो जैसा कि हम डिस्कस कर सकते हैं कि आप इस होल पर जो पार्ट कट किया गया है उसे दोबारा फिल कर दें ताकि ये सेल कंप्लीट हो जाए और उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पर रखते हैं माइनस अल्फा क्यू। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों पार्ट का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर आएगा वही हमें कैलकुलेट करना है। सो पहली स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इतना है जब होल नहीं बनाया गया था, और होल बनने के बाद के इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखें, वो होगा KQ अपॉन 2r होल स्क्वायर आई कैप, और यहां पर रखे माइनस KQ माइनस अल्फा क्यू, और यहां पर रखे माइनस अल्फा क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर बनेगा उसे हम लिख सकते हैं प्लस K माइनस अल्फा क्यू अपॉन r स्क्वायर एंड आई कैप। अब एक बार अच्छे से समझ लें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने तब के लिए लिखा है जब ये पीस कट नहीं किया गया था, यानी होल नहीं बनाया गया था। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हम तब के लिए लिख रहे हैं जब यहां होल बन चुका है। तो होल बनने के बाद चूंकि सिमेट्री डिस्टर्ब हो रही है तो हम कुछ इस तरह से अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं कि होल बनने के बाद वाली स्थिति में हम इस होल को एक बार अल्फा क्यू से फिल कर दे रहे हैं और एक माइनस अल्फा क्यू को इसी पोजीशन में अलग से रख दे रहे हैं। ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक अल्फा क्यू यहां जोड़ के और एक माइनस अल्फा क्यू यहां जोड़ने से नेट चार्ज इस पोजीशन पे 0 ही आएगा, जो कि पिछले केस जैसा ही हो जाएगा। तो ऐसा करने के बाद जब ये सेल कंप्लीट हो जा रही है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सेल की वजह से लिखा है और दूसरा उस माइनस अल्फा क्यू चार्ज की वजह से जो यहां पर हमने प्लेस किया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अब इतनी आई है इस आउटर पॉइंट। तो पूछा गया है कि कितना रिडक्शन हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में, तो आइए एक बार कैलकुलेट कर लें।
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में कमी आई है, चेंजेस आए हैं, वो है E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो मैं इसे मॉड भी करूंगा। अब आप देख लें, जब मैं इसे माइनस करूंगा तो ये टर्म कट जाएगा और केवल यही टर्म बचेगा विद माइनस साइन, क्योंकि E1 में से E2 माइनस करना है, तो बच जाएगा माइनस के अल्फा क्यू अपॉन आर स्क्वायर आई कैप, और ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, और आपने इसका मॉड कैलकुलेट करना है। फाइनली चूंकि आप के क्यू बाय आर को वी नॉट कह सकते हैं, तो ये मैग्नीट्यूड में अल्फा वी नॉट बाय आर आ जाएगा। सो इस तरह से इस पॉइंट पर जो रिडक्शन आएगा फील्ड स्ट्रेंथ में, वो अल्फा वी नॉट अपॉन आर आना चाहिए। ठीक इसी प्रकार अगर हम अपोजिट साइड इस पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है सेंटर से 2r डिस्टेंस पर, और उस लाइन में जो इस होल को सेंटर से जोड़ रही है, तो इसके लिए तो दो पोजीशन है, इस साइड भी और उस साइड की। अब अगर उस तरफ कैलकुलेट करते तो जल्दी से समझे क्या डिस्कशन बनता, क्या आउटकम्स आते। एक बार मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं, तो क्या डिस्कशन बनता एक बार समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कंप्लीट सेल के कारण उस पॉइंट पे आती E1 वेक्टर इक्वल टू K इंटू क्यू अपॉन 2r स्क्वायर। बस अंतर इतना होता कि इस बार डायरेक्शन अपोजिट साइड होती, तो इसे आई कैप माना है, तो चलिए हम उस डायरेक्शन को माइनस आई कैप कह देते हैं। और इस होल के कट करने के बाद जो रिमेनिंग चार्ज है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे बना था, उसे लिखने के लिए वही टेक्निक फिर से एक बार मैं इस पॉइंट पे एक अल्फा क्यू रख देता हूं, एक माइनस अल्फा क्यू रख देता हूं। अल्फा क्यू रखने से ये कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा उसे तो मैं डायरेक्ट इतना ही लिख दे रहा हूं। अब बात उठती है, जो आपने माइनस अल्फा क्यू यहां पर रखा है, उसका कंट्रीब्यूशन उस पॉइंट पे क्या है, तो उसे मैं लिखूंगा माइनस अल्फा क्यू का कंट्रीब्यूशन। ध्यान से देखें, वो हो जाएगा के माइनस अल्फा क्यू, जैसा कि हमने यहां लिखा था, डिवाइडेड बाय इस होल पॉइंट से उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो होनी चाहिए सेंटर से 2r, तो यहां से 3r, यानी इतना अपॉन 3r होल स्क्वायर। और चूंकि इस होल पर रखे चार्ज के कारण इस पॉइंट पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पहले साइन दे दिया है, चूंकि इस चार्ज को, तो हम इसे अब माइनस आई कैप में ही शो करेंगे। इस बात को आप ऐसे माइंड मेकअप कर सकते हैं कि हमने चार्ज को ऑलरेडी माइनस दे रखा है, तो हम जानते हैं कि जब हम चार्ज का माइनस साइन पहले ही लगा चुके होते हैं, तो एक माइनस चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड को वैसे ही लिखा जाता है जैसा एक प्लस चार्ज के लिए, क्योंकि आप चार्ज को साइन सेपरेटली दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जो नतीजा निकला उस पे आए कि दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जा रहे हैं, यानी यहां पर रखा माइनस अल्फा क्यू इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, जो कि सही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना रिडक्शन हुआ इस केस में, यह कैलकुलेट करने के लिए मैं इस वेक्टर को माइनस करके मॉड्यूलस कैलकुलेट करूंगा। तो देख लें आप डायरेक्टली, ये इससे माइनस होकर कट जाएगा और इसके आगे एक माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि E1 से E2 माइनस करना है, और ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस है, तो ये बन जाएगा के अल्फा क्यू अपॉन 9r स्क्वायर और आई कैप। और अब आपको इसका मॉड कैलकुलेट करना है फाइनली। तो जब आप इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में मॉड को कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा अल्फा के क्यू अपॉन 9r स्क्वायर मैग्नीट्यूड में, और के क्यू बाय आर को वी नॉट लिखने के बाद ये आ जाएगा अल्फा वी नॉट अपॉन 9r। सो इस तरह से जो रिडक्शन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के मैग्नीट्यूड में उस पॉइंट पर, वो अल्फा वी नॉट अपॉन 9r होगा, जबकि इस तरफ जो रिडक्शन आएगा वो अल्फा वी नॉट अपॉन r होगा। और दोनों ही ऑप्शन मैच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दिया हुआ है कि ये रिडक्शन अल्फा वी नॉट अपॉन 2r होगा। सो इस तरह से ये ऑप्शन भी एक गलत ऑप्शन के रूप में माना जा सकता है। सो ध्यान दें, सभी ऑप्शन पे डिस्कशन करने की जरूरत अभी इसीलिए है क्योंकि अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आप देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम सिंगल चॉइस है और आप कॉन्फिडेंटली उसका सही ऑप्शन पिक कर लेते हैं, तो आपको रिमेनिंग ऑप्शंस पे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में अगर सही ऑप्शन पिक हो जाता है क्विकली, तो इसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट के प्रॉब्लम के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू।